चलें जी, तो good evening everyone. Welcome to the Black Hole. My name is Nasar Alam and I'm basically a lab engineer in the Department of Chemical Engineering in NUST. Today the topic of our discussion is we will be talking about the fundamentals of chemical reactions. केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, वो कैसे होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं और क्यों होता है. इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन सिंपल, आप जब, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ केमिकल, लेट्स से इट इज़ ए, और आप इसको बी के साथ कंबाइन करते हैं और ये एक तीसरी चीज़ को प्रोड्यूस करती है. लेट्स से मैं इसको यहाँ लिख लूँ, इट इज़ ए बी. तो ये जो ए बी केमिकल कंपाउंड एक बना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने इन कंस्टिट्यूएंट से बहुत डिफरेंट होती है. ठीक है, तो जब हम दो चीज़ों को सिंपली मिलाते हैं, दो केमिकल्स को हम कंबाइन करते हैं, तो उससे जो तीसरी चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट, और जिससे ये प्रोडक्ट बना है दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट. अब हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो गया है, वो प्रोसीड हो गया है एंड इट कम टू एन एंड. तो आप ये देखें कि आपका जो रिएक्शन था उसके अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो एक ऐसा मटेरियल है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अपनी इन कंस्टिट्यूएंट से बहुत डिफरेंट है. लेट्स से इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से था और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 60 डिग्री से था. तो ये ज़रूरी नहीं कि ये जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ इसके साथ मैच करे, वो डिफरेंट होगा बिकॉज इसकी आइडेंटिटी अब बहुत ही डिफरेंट है इन दोनों से. तो लेट्स से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सी है. सो दिस इज़ द सिंपल डिफिनीशन ऑफ व्हाट द केमिकल रिएक्शन. कुछ टाइप ऑफ ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन. आप अगर इसको चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट आपका वापस ये रिएक्टेंट दे, तो ये नॉर्मल कंडीशन पे ये इस तरह के प्रोडक्ट्स, इस तरह की रिएक्टेंट्स आपको वापस नहीं देंगे, क्योंकि दिस इज़ अ केमिकल चेंज. तो दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन. अब एक अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें ये प्रोडक्ट वापस टूट के ये रिएक्टेंट आपको देखते हैं. ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और उसको हम इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं. सो लेट्स से ये ए प्रोडक्ट जो है ब्रेक डाउन होता है, ये आपको बी देता है. नाउ एट द सेम टाइम क्या होता है कि ये जो बी प्रोडक्ट होता है ये टूट के आपको ए भी दे रहा होता है. ठीक है, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एक इस तरह नहीं होता कि एकदम आप दो केमिकल्स को कंबाइन करेंगे और मैजिक होगा और रिएक्शन जो है वो हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. इस रिएक्शन को टाइम लगता है. तो फॉर एग्जांपल हम इसकी बनने को टाइम के साथ रिलेट करेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह टाइम को कंज्यूम करता है. तो लेट्स से आपका एक सिंपल रिएक्शन है ए जो कि बी प्रोडक्ट बनाता है. अब क्या होता है कि हम अगर एक्स एक्सिस पे टाइम लें और इसकी कन्वर्जन को लें कि ए पहले 100% था, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी जो प्योरिटी है या इसकी जो कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कम होगी. तो लेट्स से फर्स्ट सेकंड में ये 10% बना, देन 20% बना, देन थर्ड सेकंड में 30% बना. तो आप देख रहे होंगे कि इसकी जो कन्वर्जन है प्रोडक्ट बी की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से x इज़ द कन्वर्जन ऑफ दिस b, तो ये जो कन्वर्जन है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही होगी. और सिमिलरली ये जो a है इसकी जो कंसंट्रेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही होगी. तो दिस इज़ प्रोडक्ट b एंड दिस इज़ प्रोडक्ट ए जिसकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है. अब इस टाइम को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये जो रिएक्शन को टाइम लग रहा है इसको हम रिलेट करते हैं रेट से. एंड एवरी रिएक्शन हैज़ अ रेट. इस रेट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. हम ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, हम एक कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं. अब ये एक कैटलिस्ट के हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं और इन रिएक्शंस के हवाले से भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि ये रिएक्शन होते क्यों हैं. आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे. तो ये तो एक बेसिक डिफिनीशन थी कि एक रिएक्शन जो है वो क्या होता है. इट इज़ अ सिंपल कम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स
और जो फिर बाद में केमिकली आप उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर आपने वापस रिएक्टेंट बनाने हैं तो फिर आपको कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसके दो टाइप्स बताए मैंने। फर्स्ट इज रिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल एंड दिस वन इज इरिवर्सिबल। अब एक केमिकल रिएक्शन, अच्छा इसमें एक इसका एनर्जी प्रोफाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, आपको इन दोनों को रिएक्ट करवाना है तो सिंपल यू विल नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसके लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो जब एक दो कंपाउंड्स आपके आपस में मिलते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो अगर आपकी जो एनर्जी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो गई है, या इस रिएक्शन की वजह से कोई एनर्जी रिलीज हो गई है, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी जो है आपको देनी पड़ रही है किसी भी रिएक्टेंट को कंबाइन करने के लिए, उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब इस हवाले से जो कि आज की टॉपिक का मकसद भी है, इस हवाले से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं जो क्लासरूम्स में पढ़ाए जाते हैं। लाइक एक केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? एक केमिकल रिएक्शन ये होता है कि एक कंपाउंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो वो लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में जाने के लिए वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर जो एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इनकम्प्लीट है बल्कि कम्प्लीटली रॉन्ग है कि कंपाउंड्स जो हैं वो इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज़ करके स्टेबल हो जाएं। और इसको इस कॉन्सेप्ट को निलिफाई करने के लिए मैं कुछ रेफरेंसेस देना चाहूँगा। अगर आप प्लीज़ ये मल्टीमीडिया ऑन कर दें। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे क्लासरूम्स के अंदर जो है कॉन्सेप्ट क्या है, और ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा की टेक्स्ट बुक्स हैं केमिस्ट्री की, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इस हवाले से एक केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। तो आप ये स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है, पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है कि एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स टेंड्स टू लोअर इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी। तो हर एक केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल ने या एक कंपाउंड ने स्टेबिलिटी गेन करनी होती है और वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर लेता है। इन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि किस तरह वाटर जो है टॉप सरफेस से नीचे सरफेस पे आता है, और फिर लास्ट में इन्होंने लिखा है कि दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स गिव्स स्टेबल मॉलिक्यूल थ्रू द एमिशंस ऑफ एनर्जी। अब इस एक स्टेटमेंट से मैं एक और स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक, जो कि है नहीं इस तरह के, एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो इसको नलिफाई करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि इसके मुताबिक अगर रिएक्शन हो वो स्टेबिलिटी गेन करे और एनर्जी लूज़ करे, तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादातर रिएक्शंस है या यूनिवर्स में जितने भी सारे रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। दे कैन डिक्रीज देयर एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। तो ये कॉन्सेप्ट जिस तरह मैंने बताया, ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ गलत है, ये इनकम्प्लीट भी है और गलत भी है, कम्प्लीटली रॉन्ग। अब अगर ये कॉन्सेप्ट गलत है तो मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ रेफरेंसेस आपको देने हैं। फर्स्ट, आप इस सिंपल रिएक्शन को एज्यूम करें। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आपका NO2 जो है वो N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। इस कंडीशन पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो दिस इज़ प्रोडक्ट। ये एक पिस्टन है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये पिस्टन है, ये प्रोडक्ट है आपका। ये प्रोडक्ट आपको चाहिए। इस प्रोडक्ट को मैं दो तरीक़ों से अचीव कर सकता हूँ। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँ लो प्रेशर NO2 से, मैं रिएक्टेंट लूँ और उसको लो प्रेशर पे रखूँ। अब आप देखें इस सिस्टम के अंदर ये जो पिस्टन है ये ऊपर है, इसका मतलब है इस सिस्टम के अंदर अच्छी खासी एनर्जी है जिसने इस पिस्टन को उठाया हुआ है। तो अगर मैं ये करूँ और प्रेशर भी लो है, तो अगर मैं प्रेशर को लो करूँ तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी चली जाएगी। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, मैंने एनर्जी निकाल दी, तो ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया 1 atm पे। दिस इज ले शट्रेल प्रिंसिपल। आप जब एक साइड पे प्रेशर या टेम्परेचर को वेरी करते हैं, अगर आप रिएक्टेंट साइड पे करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। अगर आप फॉरवर्ड पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका
बैक आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एनर्जी निकाल दी, इसको मैंने कूल कर दिया, मैंने एनर्जी निकाल दी। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया कि सिंस इट विल लूज इट्स एनर्जी, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसने ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि एनर्जी लूज हुई और ये प्रोडक्ट जो है आपका बन गया। तो यहाँ पे केस भी यही है कि रिएक्टेंट ने एनर्जी लूज की, वो स्टेबल हो गया। इस प्रोडक्ट को मैं एक और तरीके से भी बना सकता हूँ। बीइंग अ केमिकल इंजीनियर हमारा ये काम होता है कि हम प्रोडक्ट को एक तरीके से नहीं बनाते, हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स लेते हैं और उस प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। तो हम प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, यहाँ ये प्रोडक्ट जो है हाई प्रेशर पे है। ये यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी जो है इससे कम है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसकी एनर्जी जो है इससे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिस्टन बहुत नीचे आया हुआ है, इसका मतलब बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने ऑलरेडी इसे निकाल दी है। तो इसको इस स्टेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एनर्जी देंगे। अब जब एनर्जी हम देंगे तो आपका ये प्रोडक्ट कौन सी एनर्जी में है, इट्स लोअर इन एनर्जी, और मैंने बताया कि इसकी एनर्जी क्या है, वो ज़्यादा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लोअर एनर्जी रिएक्टेंट से बना। सो ये एक केस आ गया कि हर एक रिएक्शन में ये नहीं होता कि प्रोडक्ट जो है या रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी लूज करता है और प्रोडक्ट बनता है। इस केस में आपने देखा कि ये एक रिएक्टेंट है जिसकी एनर्जी बहुत कम है, इसने एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया तो आई हैव अनदर एग्जांपल। दिस इज़ एमोनियम क्लोराइड। इसकी जब डिसोसिएशन होती है तो ये एमोनिया और HCl बनाते हैं। अब आप अगर इस डायग्राम को ना भी देखें, इफ इट इज़ कंफ्यूजिंग यू, आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, आपका जो एमोनियम क्लोराइड है वो सॉलिड फेज में है, और आपका जो एमोनिया है एंड HCl है दैट आर इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि गैसियस स्टेट जो होते हैं वो ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और ये चूँकि आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉलिड भी है, क्रिस्टल्स हैं, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आपके ज़्यादा स्टेबल वाले कंपाउंड ने एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया जो लेस स्टेबल हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को अबंडन करना पड़ेगा कि रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि जो लेस स्टेबल कंपाउंड है वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन करते हैं और लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप देखें कि इस NH4Cl सॉलिड और इसके प्रोडक्ट में एनर्जी का कितना डिफरेंस है, प्लस 176 किलोजूल पर मोल का डिफरेंस है। इतनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा। ये बहुत लो एनर्जी स्टेट में है, वो बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट में है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज की जाती है, ये इंथैल्पी। ये भी क्लासरूम में अक्सर कंफ्यूज होती है कि व्हाट इज़ एन इंथैल्पी। हम कहते हैं टोटल एनर्जी कंटेंट। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे लिखना चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए, अगर आप बंद कर दें। मैं अभी बताना ये चाह रहा हूँ कि जो इंथैल्पी आपकी होती है वो कहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर गैसेस हैं, गैसियस प्रोडक्ट हैं। अब आपने एक अमाउंट ऑफ हीट इसको दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गैस एक्सपेंड होगी। एक तो ये जो हीट आपने दी है ये इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ये इस सिस्टम के अंदर क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया, गैस एक्सपेंड हो गई, तो आपका वॉल्यूम चेंज आया, इस वजह से इसमें वर्क डन भी होगा। अब एक और सिस्टम को लेते हैं, इसके अपोजिट ये वैसे ये कांस्टेंट प्रेशर पे, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम सिर्फ चेंज हुआ है। यहाँ पे मैं एक और सिस्टम को लेता हूँ जहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा। तो मैंने यहाँ अमाउंट ऑफ हीट दी कुछ, अब इसकी इंटरनल एनर्जी, और लेट्स सपोज ये एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो आपको पता है कि अगर हम लिक्विड को हीट दें तो उसकी डेंसिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, वो इतनी एज़ कम्पेयर टू गैस वो उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता। अब क्या होता है, यहाँ पे वर्क डन भी है, इस हीट की वजह से इस सिस्टम की में वर्क डन भी हुआ, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी। तो बजाय इसके
कि मैं वर्क डन के लिए और इंटरनल एनर्जी के लिए अलग अलग बात करूं, मैं क्या करता हूं, इन दोनों को प्लस करके मैं इसको एक ही नाम देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, दैट इज एंथैल्पी। तो जहां पे भी एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है उसका मतलब है वहां पे एक्सपेंशन हुई है और वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम चेंज। और फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं, इस सिस्टम, इस इनकम्प्रेसिबल, इस हीट ने इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की एनर्जी को, सॉरी वॉल्यूम को इतना चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो हीट आपने दी, यहाँ पे इसने सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया। तो यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी है उसमें तो वर्क डन है ही नहीं, कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, तो वो टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी कहें तो एक ही चीज़ है। यहाँ पे एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी सेम नहीं है। वैसे ये डिफाइन इस तरह होता है कि टोटल कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट का ये मतलब होता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। अब नेक्स्ट, अगर एक केमिकल रिएक्शन के लिए ये रीज़न काफ़ी नहीं है कि रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है, वो एनर्जी लूज़ कर देता है, और रिएक्शन सिर्फ क्या एक्सोथर्मिक ही हो सकते हैं, क्या एंडोथर्मिक नहीं हो सकते। तो इसका रीज़न जो है वो क्या हो सकता है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वांट टू आस्क द ऑडियंस कि क्या आपने पढ़ा है अब तक कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो क्यों होता है? अगर स्टेबिलिटी इज़ नॉट द रीज़न, या आपको क्या पढ़ा गया है क्लासरूम के अंदर? कोई भी? जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। नहीं, क्लासरूम में तो वही है, आई एम थिंकिंग कि माई होल लाइफ वाज लाई, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है जो आपने बताया है। अच्छा जी, चलें अब आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो वाई डू केमिकल फॉर्म बॉन्ड्स, वाई डू वी हैव केमिकल रिएक्शन, इज ड्यू टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट इज़ द रीज़न आपके केमिकल कंबाइन होते हैं, एंड इट इज़ द रीज़न कि आपकी केमिकल कंबाइन होकर अक्सर ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट भी नहीं बनाते। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर आप केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स को उठा लें तो ज़्यादातर जो पढ़ाई जाती हैं, जो एकेडमिक बुक्स हैं, उसमें केमिस्ट्री के अंदर एंट्रोपी का कोई जिक्र नहीं होता, और उसका जो केमिकल रिएक्शन का वाहिद रीज़न है कि वो होता क्यों है, इट इज़ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या कहती है? इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज। दिस इज सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले एक और लॉ भी आती है। वो लॉ कौन सी है? वो फर्स्ट लॉ है। वो क्या बताती है? वो आपको एक गुड न्यूज़ देती है कि जो भी एनर्जी इस यूनिवर्स के अंदर है, जो भी तवानाई इस यूनिवर्स के अंदर है, वो कभी ज़ाया नहीं होगी, और ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है फर्स्ट लॉ की। इसका ये मैंने क्यों कहा कि एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी एनर्जी है तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप वो ज़ाया नहीं कर सकते। ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ज़ाया नहीं, ख़त्म नहीं होगा, क्रिएट भी नहीं कर सकते। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो स्टेटमेंट है वो आपको बैड न्यूज़ सुनाती है कि जो एनर्जी, जो आपकी तवानाई है, वो इस यूनिवर्स में है तो सही, लेकिन वक्त के साथ उसकी यूज़फुलनेस जो है वो कम होती चली जाएगी। आप अपनी गाड़ी में 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप जो 10 लीटर का पेट्रोल होता है वो सारा आपकी गाड़ी को चलाने में काम नहीं आता। सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ज़ाया हो जाती। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसके पीछे ये एक ही टर्म है जिससे आप उस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, दैट इज एंट्रोपी। और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, ये इस लॉ का स्टेटमेंट है। अब एंट्रोपी बहुत ही पहले तो एंट्रोपी को डिफाइन कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। एंट्रोपी इज द रेंडमनेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी की इस यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स इन उसूलों से के साथ बना है कि जो आपकी एनर्जी है वो वक्त के साथ स्प्रेड आउट होती है। मुझे अक्सर लोग इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि एंट्रोपी इज़ द रेंडमनेस ऑफ एनर्जी। स्टार्ट में जब एंट्रोपी पढ़ रहा था तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना एक डिफिनीशन जो है वो सोच लिया था जहन में। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ
एनर्जी टू स्प्रेड आउट। एनर्जी तब यूज़फुल होती है जब वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है। जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है, वो उस तरह यूज़फुल नहीं होती जिस तरह पहले कंसनट्रेटेड फॉर्म में थी। ठीक है, सो आप देखिए ये आइस है, इस आइस को आप एनर्जी देते हैं, इसके एटम्स इस तरह बिल्कुल ऑर्डर स्टेट में हैं, तो ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हाई ऑर्डर है, एंट्रोपी बहुत लो है। इसका मतलब है इसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, बहुत यूज़फुल फॉर्म में है। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर या एनर्जी देंगे तो ये आइस जो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर है लेकिन ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, और यहाँ पे एंट्रोपी मॉडरेट है इन बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड आइस। अब जब आप मज़ीद एनर्जी देंगे तो वो रेंडमनेस बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, और एनर्जी जो आपकी है वो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ, तो यूनिवर्स का हर एक प्रोसेस इंक्रीज इन एंट्रोपी के डायरेक्शन में होता है। आप देखिए हमारे यूनिवर्स में टाइम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसकी वजह भी एंट्रोपी है। यूनिवर्स का हर सिस्टम जो है वो वक्त के साथ उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ एंट्रोपी। अब आप देखें कि एंट्रोपी का ये बहुत ही एक सिंपल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि एंट्रोपी इज इक्वल्स टू द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग प्लस एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसका जो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, एक को अगर हम उठाएंगे दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू और टी। ये जो टी है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, ये एंट्रोपी इतनी यूज़फुल है कि ये आपको बताती है कि एक प्रोसेस क्यों होता है, वाई द वे अ प्रोसेस हैपन। और या आप यूँ कह लें कि फॉर एग्जांपल मैं इस आइस की तरफ वापस आता हूँ। आपने देखा होगा कि आइस जब फ्रीज होती है कौन से टेम्परेचर पे होती है? 0 डिग्री सी पे। ये स्पॉन्टेनियसली होती है। आप वाटर लेंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे तो आपको इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस तब ये होगा जब आप बार बार इंटरवीन करेंगे आइस को बनाने के लिए। आप इंटरवीन नहीं करते, आप एक दफ़ा आइस एनर्जी कम कर देते हैं, उससे जितनी सारी हीट है वो निकाल देते हैं, तो वाटर से आइस बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो आइस है ये -5 डिग्री सी पे या 0 डिग्री सी पे ही क्यों फ्रीज होती है? ये 10 डिग्री सी पे क्यों फ्रीज नहीं होती? ये 20 डिग्री सी पे क्यों फ्रीज नहीं होती? तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर एंट्रोपी में है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन दिस। अच्छा जी, सो द क्वेश्चन इज़ कि आपका जो एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, आपने इससे आइस बनाना है। अब आपने आइस बनाना है, जब आप वाटर को आइस में कन्वर्ट करेंगे तो वाटर से जो एनर्जी है वो निकालेंगे, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो जो सराउंडिंग में एनर्जी जाएगी, सराउंडिंग की इंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। जिस भी सिस्टम के अंदर आप एनर्जी ऐड करते हैं उसकी इंट्रोपी बढ़ती है, तो जो सराउंडिंग की इंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी और आइस जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सिंपल इक्वेशन मैंने लिखी थी, डेल्टा एस इक्वल्स टी। अब मैं यहाँ पे एक पुट करूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने +5 डिग्री सी पे वाटर को क्या करना है, मैंने वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इस इक्वेशन, अच्छा अगर आप 18 ग्राम ऑफ वाटर लें, उससे अगर आप 6010 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो उसका आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। क्या करें यहाँ पे, सिंपल 6010 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो टेम्परेचर है +5 × 273 इज 278। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इससे आई थिंक इससे कितना बनेगा, +0.4। एक दफ़ा अगर कोई रीचेक कर लें, +0.4। अच्छा,
ये वैसे सराउंडिंग की इंट्रोपी है जो कि बढ़ गई है। अच्छा, और लेट सपोज मैं दूसरे केस में -5 के ले लूँ। -5 पे क्यों वाटर को फ्रीज होना चाहिए? तो -5 यहाँ पे 6010 दोबारा आएगा और आप क्या कर सकते हैं, ये आता है 268 केल्विन। अच्छा, ये मैंने सिंपल इस +5 को, ये जो +5 था इसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया, तो 273 + 5 इज़ 278, और -5 है यहाँ पे तो उसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 273 - 5 डिग्री सी से केल्विन में जाने के लिए आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो अगर आप इसको करेंगे, ये मुझे अगर कोई बता दे 22 इससे 21.6। अच्छा, मैं ना इसको थोड़ा सा साफ करके ये लिखता हूँ। दिस इज 21.6 और यहाँ से 22.4। अब आप देखें कि मैंने यूनिवर्स की इंट्रोपी को कैलकुलेट करना है, तो इस केस में द डेल्टा एस यूनिवर्स की इंट्रोपी, मैंने आपको इक्वेशन लिखवाया था, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सराउंडिंग प्लस सिस्टम। तो वाटर जो है जब वो 0 डिग्री सी पे मेल्ट होता है तो उसकी जो इंट्रोपी होती है उसमें इतना चेंज आता है, -22 किलो जूल पर मोल केल्विन। तो हम क्या करते हैं, 22.4 माइनस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग प्लस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम 0.4। अब आप देखें कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो +0.4 है। इसका मतलब है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट था वो सही है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी है। तो ये प्रोसेस जो है ये फेवरेबल है, आप -5 पे वाटर को फ्रीज कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 21.6 माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू थी 22। वैसे ये वैल्यूज़ आपको टेबल में भी मिल जाएंगी, इतनी इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे 21 में इससे क्या आता है, इस इज -0.4। इस केस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज हुई है, सॉरी डिक्रीज हुई है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो सिस्टम की एंट्रोपी है या यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये यहाँ पे आप 5 डिग्री सी प्लस 5 डिग्री सी पे वाटर को मेल्ट नहीं कर सकते, ये प्रोसेस जो है ये फेवरेबल ही नहीं है। सो दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन हाउ एंट्रोपी इज यूजफुल इन गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी प्रोसेस। अब ये काम भी बहुत मुश्किल है कि मैं एंथैल्पी कैलकुलेट करूं, टेम्परेचर कैलकुलेट करूं और मैं सराउंडिंग की अलग से एंट्रोपी निकालूं, सिस्टम की अलग से निकालूं। इसके लिए बहुत एक सिंपल इक्वेशन है, गिब्स फ्री का इक्वेशन। अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं तो आपको जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपके पास एंथैल्पी है, टेम्परेचर है, डेल्टा एस है, आप पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये वाला जो प्रोसीजर मैंने किया ये बहुत ही लेंथी है। अच्छा, एंट्रोपी के हवाले से जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है। एंट्रोपी का मैंने आपको बताया कि टाइम एक डायरेक्शन में फ्लो करता है ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। और कुछ साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड ये सोचते हैं कि वी और मशीन्स, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी एनर्जी को लेस कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसमें जो एनर्जी होती है बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर वो जाती है वो एनर्जी स्प्रेड आउट हो जाती है। तो वी आर आल्सो अ मशीन जो एनर्जी को स्प्रेड आउट कर रही है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को एवरी बिट ऑफ सेकंड जो है वो बढ़ा रही है। तो इस यूनिवर्स के अंदर इंसानों का भी जन्म इसलिए हुआ क्योंकि ये होना था, स्पॉन्टेनियस था। हमने इस यूनिवर्स की एंट्रोपी को इंक्रीज़ करना था। तो जेरेमी इंग्लैंड इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इफ़ यू विल टेक अ क्लम्प ऑफ एटम्स एंड यू विल शाइन अ लाइट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू सरप्राइज इफ़ यू विल सी अ प्लांट। आपने एटम लिया, कुछ एटम्स लिए, उस पर बहुत देर के लिए आपने लाइट शाइन की, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आप देखें कि उस एटम से एक प्लांट बन जाए। और इस यूनिवर्स के अंदर ज़िंदगी भी ऐसी आई है।
दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस, इस पे बहुत सारा काम इस वक्त जो है वो हो रहा है। अच्छा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं होता जिस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं। आप देखें कि एक सिंपल रिएक्टेंट है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो बीच में बहुत वियर्ड किस्म के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट आप बीच में देख रहे हैं इसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए अपेयर होते हैं और बहुत ही कम टाइम में वो डिसअपेयर हो जाते हैं। फेम्टो सेकेंड्स, 10⁻⁻15 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो अपेयर होते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं। इनको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। अगर इंटरमीडिएट्स आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, रिएक्शन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो थ्रू स्टेप्स जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो बाय द वे, अगर कम से कम एनर्जी जो आपको चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे जितने ज़्यादा इंटरमीडिएट्स बनेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम अब देखें, ये हाइड्रोक्सिल लाइन है, ये इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट अवे प्रोसेस। अब क्या हुआ कि अहमद हसन ज़वेल जो है उन्होंने एक वे निकाला। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, प्रोडक्ट का तो आपको अंदाज़ा हो जाता है, प्रोडक्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपी आप करा सकते हैं, रिएक्टेंट की भी स्पेक्ट्रोस्कोपी और केमिकल एनालिसिस आप पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट, बीच की चीज़ें उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए अहमद हसन ज़वेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वे निकाला, इन्होंने एक नई केमिस्ट्री का आगाज़ किया, दैट इज़ फेम्टो केमिस्ट्री। इन्होंने क्या किया, ये जो बीच के ट्रांजिशन स्टेट्स हैं इनको रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने कुछ लेज़र पल्सेस डेवलप किए जो जिनका ड्यूरेशन फेम्टो सेकेंड्स में था। एक पल्स पंप पल्स कहलाता है, दूसरा जो है वो प्रोब पल्स कहलाता है। एक एटम्स को एक्टिवेट करके आपका रिएक्शन स्टार्ट करवाएगा, दूसरा पल्स जो है उसको रिकॉर्ड करवाएगा। तो इसने बहुत सारे इंटरवल्स के अंदर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट्स कहते हैं और उनका एक रिकॉर्ड बनाया। तो हमें अब इस वक्त बहुत अच्छे से पता है कि रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट किस तरह होते हैं और उनको जो है हम टैकल कैसे कर सकते हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल रिएक्शन होते हैं, सीरीज, पैरेलल। तो इसने एक न्यू वे निकाला कि हाउ वी कैन स्टडी ट्रांजिशन स्टेट्स इन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप देखते हैं कि कोई भी दो प्रोडक्ट आपस में या दो रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये सिस्टम बहुत ही कम्प्लेक्स है, आपस में ये रिएक्शन होता है, लेकिन इसको कराने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। सो कैटलिस्ट जो है वो एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रिएक्शन है, वो बहुत ही स्लोली हो रहा है। मैंने एक स्टार्ट में कह दिया था कि हर एक रिएक्शन जो है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब एक रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, आप उसके अंदर जो है कैटलिस्ट ऐड कर दें, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में वो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू रिएक्टेंट्स A2 B2। मैंने जस्ट एक नोटेशन दी है, एज्यूम कर लें केमिकल है, मैंने कैटलिस्ट ऐड किया, इट विल फॉर्म 2AB। अब आप देखिए, ये एक कैटलिस्ट होता है, इसके अंदर कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं जहाँ पे ये रिएक्शन जो एक्टिवली हो रहे होते हैं। ये एक कैटलिस्ट का एक सरफेस होता है और मैंने ऐसे बहुत सारे इस तरह के एक्टिव साइट्स होते हैं, लेकिन इनमें से मैंने सिर्फ एक को जो है चूज़ किया, यहाँ पे रखा हुआ है ताकि विजिबल नज़र आए। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका ये जो A2 है और B2 है, ये किस तरह इस पर रिएक्ट करते हैं, तो इसको ज़रा देख लें। तो फर्स्ट, ये जो A2 है ये इस कैटलिस्ट की सरफेस के पास आता है, ये इस कैटलिस्ट की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है, वीक इंटरेक्शन से ये कुछ बॉन्ड्स बनाता है और इस A2 के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका ये B2 आएगा, ये भी इस तरह वीक इंटरेक्शन, एंड देन इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
अब ये जो एड्जॉर्ब हुए हैं ये किसी एक्टिव साइट पे हुए हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि इस एक्टिव साइट के करीब ये ए आ जाएगा, इस तरह ये बी, और ये यहाँ से निकल के सोल्यूशन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से ये दूसरा ए आएगा, बी आएगा, ये किसी एक्टिव साइट पे इंटरेक्ट करेंगे एंड ये भी सोल्यूशन में डिफ्यूज़ होके ए बी। सो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। देखें 2AB है और आपका कैटलिस्ट उसी हालत में वापस आ गया। सो कैटलिस्ट एक ऐसा मीडियम होता है जो एक रिएक्शन की रेट को मैनिपुलेट करता है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। सॉरी, इन्वॉल्व तो होता है बट रिएक्ट नहीं करता, उसकी फिजिकल चेंज, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती। सो दिस वॉज द सिंपल पिक्चर of why do we have chemical reaction। मैं काफ़ी चीज़ें सजेस्ट करूँगा टू दी गवर्नमेंट भी और जो स्टेक होल्डर्स हैं कि जो, क्योंकि जो केमिस्ट्री की बुक्स और फिज़िक्स की बुक्स आजकल हैं वो बुक्स हैं जो मेरे पेरेंट्स भी उन्हीं बुक्स को पढ़ा था। मैं भी, अब मेरे भाई ने उन्हीं बुक्स को पढ़ा था, मैं भी उन्हीं बुक्स को पढ़ रहा हूँ। तो होना ये चाहिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर दें और नई चीज़ें ऐड कर दें। अनफॉर्चुनेटली बुक्स के अंदर सिर्फ ग्राफिक्स चेंज होती हैं, कंटेंट जो है वो यही रहता है। सो आई होप यू गेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू नसर, इट वाज अ नाइस टॉक। मैं आपसे कमेंट चाहूँगा आपका। जी जी। यू टॉक्ड अबाउट एंट्रोपी ना, एंड जो रिएक्शंस होते हैं इट्स नॉट बिकॉज जो केमिकल्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं दे वांट स्टेबिलिटी, दे अकर बिकॉज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट वुड यू कमेंट के ये जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट इट, लाइक अमाइनो एसिड्स एंड जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दे आर वेरी अबंडेंट एंड दे आर ऑलरेडी एट हाई एंट्रोपी स्टेट and they clump together and form a self-replicating molecule which forms a cell and higher organism, and the process of evolution happens. And isn't it the violation of second law of thermodynamics? Because चीज़ disorder से order में आ रही है, मतलब entropy is moving toward. ये आपने थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस पॉइंट, ये मैं भूल गया था। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि जब हम मॉलिक्यूल्स को एडअप करते हैं तो उनके अंदर जो है वो सिंस वो कंबाइन हो जाते हैं, वो डिस्पर्स फॉर्म से ऑर्डर फॉर्म में आ जाते हैं, तो इजंट इट द वायलेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि वो तो ऑर्डर स्टेट में आ गए। और ये बहुत ही एक नाइस क्वेश्चन भी और फंडामेंटल क्वेश्चन भी है। जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, ठीक है। हम बात करते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल इंक्रीज। हम सिस्टम की बात ही नहीं कर रहे। आपने जो अमाइनो एसिड की बात की दैट इज़ अ सिस्टम, ठीक है। अब उसने ऑर्डर गेन किया, उसने एनर्जी लूज़ की, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में जाएगी। तो जो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज है, जो इंक्रीज सराउंडिंग में आती है एंट्रोपी की, वो कई ज़्यादा होती है देन द डिक्रीज इन द सिस्टम इन इटसेल्फ, जिसकी वजह से इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती। सो जो इंक्रीज है सराउंडिंग का वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिस्टम। जी, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही थी। ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया था, अगर आप इसको अगर व्हाट आई अंडरस्टैंड, इसको इस वे में अगर आप देखें कि ह्यूमन बीइंग्स की जो बर्थ होती है, जैसे अभी हम ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं और नए इंसान पैदा होते हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट। और अगर हम इसको इस वे में देखें कि फर्स्ट लाइफ जब दुनिया में आई थी, कोई भी फर्स्ट लाइफ, तो दैट इज़ डिफरेंट। अभी तो ये वाली चीज़ एप्लीकेबल है, जैसे एक फ्रीज़र में हम जो है हीट वैसे हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रैवल करेगी, लेकिन हम उसको बाय फोर्स जब कोल्ड से हॉट की तरफ
ट्रैवल करवाते हैं तो हम एक्सटर्नली एंट्रोपी को कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं जितना वो डिक्रीज़ हो रही है। और ह्यूमन की एग्जिस्टेंस को भी हम देख सकते हैं कि एक लाइफ ओवरऑल जो है एंट्रोपी इंक्रीज़ ही हो रही है। लेकिन जो फर्स्ट लाइफ है कि कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो फर्स्ट लाइफ आएगी उसमें हम ये सोच सकते हैं कि लाइफ इज़ समथिंग वेरी ऑर्डर्ड। तो एक डिसऑर्डर की तरफ ही अगर चीज़ें जा रही हैं तो पहली लाइफ जो है वो कैसे, वो एक ऑर्डर्ड चीज़ है। तो जी, ये एक जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, ये इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। दिस इज़ जस्ट एन हाइपोथेसिस, देयर आर मेनी अदर इंटरप्रिटेशन टू दिस। ये तो मैंने बहुत ही सिंपल ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बताई कि किस तरह जो है लाइफ इवॉल्व हुई बिकॉज ऑफ इंट्रोपी। लेकिन जो इसका बेसिक आंसर बनता है वो यही बनता है कि जो यूनिवर्स की इंट्रोपी है वो एज़ कम्पेयर टू जो सराउंडिंग की इंट्रोपी है, जब एनर्जी ऐड होती है तो वो कहीं ज़्यादा होती है देन दी सिस्टम इटसेल्फ। ये तो एक बिल्कुल सिंपल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो हाइपोथेसिस इन इटसेल्फ है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, उस पर बहुत सारा काम अभी हो रहा है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये मैंने कहीं पढ़ा था आई थिंक कि जो लाइफ इटसेल्फ है, लाइफ की एग्जिस्टेंस की वजह से यूनिवर्स के अंदर अगर लाइफ ना होती और लाइफ है तो कंपैरेटिवली लाइफ के होने की वजह से इंट्रोपी के इंक्रीज होने का जो रेट है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। मतलब इंट्रोपी इंक्रीज होना जो है इट स्पीड्स अप बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो प्रोबेबली अगर हम इसको देखें कि यूनिवर्स में अगर लाइफ आई तो शायद वो इंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए आई इन दिस वे। एग्जैक्टली, दिस इज़ द सेम थिंग व्हाट आई जस्ट सेड कि साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं, उनकी हाइपोथेसिस हैं कि यूनिवर्स के अंदर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसलिए है क्योंकि ये एवरी ह्यूमन इज़ अ बिट ऑफ अ मशीन विच इज़ एडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू दिस सराउंडिंग। और ये सराउंडिंग की, और सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, जो कि एवरी बिट वो सराउंडिंग के अंदर, यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ जो आपने बताई वो कि एक रेफ्रिजरेटर या एसी या जो भी हम यूज़ करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं। आप देखें कि जो अक्सर ये हम यूज़ करते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि वाई डोंट वी हैव अ सिस्टम। एक फॉर एग्जांपल एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक जो है आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के दरमियान हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। तो यहाँ से जो है हीट ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये रिवर्स हो, ये प्रोसेस कोल्ड से ये हॉट में आए? ये इम्पॉसिबल नहीं है, बल्कि द करेक्ट वर्ड इज़ इम्प्रॉबेबल। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि हम कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। वैसे ही इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रॉबेबल हैं। जो एंट्रोपी की डिफिनीशन हम पढ़ाते हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप क्वांटम लेवल पे जाएं तो एंट्रोपी इज़ द नंबर ऑफ वे इन विच अ सिस्टम कैन अरेंज इट्स कंपोनेंट्स। दिस इज़ अ करेक्ट डिफिनीशन। ये मैं आपको एक इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँ कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू के एन नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। ये मेरी फेवरेट इक्वेशन है और इसी में ही एंट्रोपी की एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। मेरे ख्याल से अगर किसी को कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी समझाना हो तो वो इस इक्वेशन का यूज़ करे। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ऑन क्वांटम लेवल। आपके इसमें जो है क्वांटम अरेंजमेंट्स एक कंपोनेंट्स के कितने हो सकते हैं वो आप इस इक्वेशन से डब्ल्यू पुट करेंगे, आपको एंट्रोपी का पता चल जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह है कि यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड में हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन यहाँ से भी हो सकती थी, बट दिस इज़ इम्प्रॉबेबल। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो ये जो प्रोसेस है ये ना होने के बराबर है। तो लेवल अबव ये है कि कोई भी प्रोसेस का होना इज़ रिलेटेड टू द एंट्रोपी एंड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। दिस इज़ नॉट कि, और ये सिर्फ आप फिज़िकल प्रोसेस के लिए नहीं यूज़ करते हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शन के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बुक से एक रेफरेंस दिया, आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीएस की बुक्स देख लें तो उसमें बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन होती है एंट्रोपी की, वो पढ़ाई भी कम जाती है। द ओनली वे यू कैन कंडक्ट रिएक्शन इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन एंट्रोपी, और ये एंट्रोपी ही आपको बता सकती है कि एक प्रोसेस फेवरेबल है, वो यूनिवर्स के अंदर हो सकता है
या वो नहीं हो सकता, इसकी जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताती है. Okay, thank you for a very easy to understand explanation. Just wanted to know, आपने जिक्र किया कि जो है बुक्स चेंज होनी चाहिए, उस पर आप काम कर रहे हैं. What steps do you think we as general public can take to support that? अकॉर्डिंग टू मी ये काम जो है ये स्टेट का है, रियासत का है कि इन चीज़ों को रिवाइज करें. बुक के लास्ट में कुछ ईमेल्स दी होती हैं, मैं तो ईमेल्स ही करता रहता हूँ जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हो जो निसाब के हवाले से हो, तो हम अपना पॉइंट जो है वो ज़रूर एडप करते हैं. सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मज़ीद एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत है. और इट आल्सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम आल्सो कि वो अगर वो डिस्क्रिप्शन नहीं भी है तो वो बच्चों को जो है वो लाजिमी पढ़ाई. अब मुझे इस लेक्चर को देने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन किसी बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो बच्चे जो है घबरा जाते हैं. आप आज भी अगर सर्वे करें तो फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराते हैं. हालांकि आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्चुअल हैं, कितनी ईजी टू अंडरस्टैंड हैं, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड द वे यू टीच इट. आई वांट टू से ये जो आपने स्टेबिलिटी वाला स्टार्ट में बोला था कि कॉन्सेप्ट गलत है, आपने बोला था इनकम्प्लीट है, तो मुझे ये लगता है कि इनकम्प्लीट है, कम्प्लीटली गलत नहीं है. क्योंकि समहाउ ये जो इंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इन अ वे इट आल्सो अलाइंस विद दैट स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा दिस इज़ अ मोर गुड वे. अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि एक अगर हम कंसिडर करें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दिस इज स्पॉन्टेनियस नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जो नेचुरल कंडीशंस में होगी. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल. लेकिन अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी एक दूसरे के पास आएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास आना चाहते हैं. इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते. तो उसको मैं इस चीज़ से लिंक करना चाहूँगी कि जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें कोई अनस्टेबल चीज़ बनती है, वो चीज़ अनस्टेबल एक्चुअली नेचुरली वो स्टेबल ही बनना चाहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल कंडीशन उसके ऊपर लगाई जा रही हैं वो उन कंडीशंस को रेजिस्ट नहीं कर सकता. और उन कंडीशंस, स्टेबिलिटी हमेशा कुछ कंडीशंस में अचीव की जाती है. कुछ कंडीशंस में एक चीज़ बन रही है, दूसरी कंडीशंस में दूसरी चीज़ बन रही है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस. तो दैट आई वांटेड टू से कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें लिंक्ड हैं, कि ये कॉन्सेप्ट इनकम्प्लीट है बट समहाउ ये अच्छा अलाइन करता है. आई वुड लाइक टू ऐड अनदर कमेंट टू दिस. आप देखें जो स्टेबिलिटी गेन का या लूज का कॉन्सेप्ट है, this gaining or losing the stability, what I wanted to say is कि gaining the stability or losing the stability is not the reason why do we have a chemical reaction. It is the result of a chemical reaction. So there's a difference between a reason and result. Result में ज़्यादा भी हो सकती है, result में वो कम भी हो सकती है. लेकिन जो इंट्रोपी है वो एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिनमें ये दोनों आ जाते हैं. और जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात की, ये क्वेश्चन मुझसे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं. अब देखिए, दो एटम्स हैं, ठीक है, दो एटम्स जो हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट्स से यू हैव सोडियम एटम, यू हैव क्लोरीन एटम, आपस में आ रहे हैं. तो सबसे पहली जो चीज़ ओवरलैप करेगी वो इलेक्ट्रॉन करेगी. तो बजाय इसके कि वो कंपाउंड बनाएं, उनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, क्योंकि आउटर शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिपेल्स ईच अदर. बट देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट, जो आपकी रिपल्सिव एनर्जी है वो नेगेटिव होती है और जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो डोमिनेट करती है दैट रिपल्सिव फोर्स. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिनसे आप इन सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट द कोर पॉइंट इज़ कि गेनिंग द स्टेबिलिटी और लूजिंग द स्टेबिलिटी इज़ नॉट द रीज़न, बट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज़ हैपनिंग. क्या पानी आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका मास बढ़ जाता है? पानी जो है वो आइस में कन्वर्ट होने के बाद उसका मास बढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा वाटर बॉटल फट गया था फ्रीज़र में. सो द क्वेश्चन इज़ कि जब मैंने
रबड़ वाले रखे, रबड़ वाले नहीं फटते हैं, वो स्टील वाला था। सो व्हाट्स द लॉजिक? अच्छा, यहाँ पे एक इफ़ेक्ट आता है, ये तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, एनॉमलस बिहेवियर हम कहते हैं। जब आइस आप बनाते हैं तो उसका जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिक्विड वाटर से कई डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो आपका स्टार्ट में क्वेश्चन क्या था, सॉरी? आइस पानी आइस में कन्वर्ट हो मास जाता में है। कोई चेंज नहीं आता। देखिए आइस, हाँ, मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे हम वायलेट कर सकते हैं? ये भी एक लॉ ही है ना, कि आपका जो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आपने रखा था उसका मास इन केजी उतना ही होगा। तो अगर आप कहते हैं कि मास में कोई चेंज आया तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देयर विल बी वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बट जो आपने कहा कि पड़ जाता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर। वाटर का एक इफेक्ट है जिसको हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। वाटर में जो आइस होता है, बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ वाटर, लिक्विड वाटर से कई डिफरेंट होती है। जो वॉल्यूम एक आइस गेन करता है, आपने देखा होगा कि जो आइस होता है वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब मैं रबड़ वाले बोतल में रखता हूँ ना तो वो नहीं फटते हैं। वो वाला जो बोतल था वो स्टील का था एंड वो ब्रेक डाउन हो गया था। सॉरी, इसका तो आइडिया आई डोंट नो कि इसका रबड़, लेकिन हाँ ये एक इफेक्ट तो हो सकता है, बट आप अगर उसको वाटर के साथ लिंक कर रहे हैं देन आई डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। लेकिन एक्सपेंशन का मैंने आपको बताया, वाटर में तो एक एनॉमलस बिहेवियर है। जो स्टील वाला है उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है। जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं स्टील के अंदर, वो उतने ज़्यादा, रबड़ जो है वो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इट कैन अकोमोडेट मोर वॉल्यूम। और मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो अगर लिक्विड में है तो वो एक अलग उसका वॉल्यूम होता है, लेकिन जब आप उसको आइस में कन्वर्ट कर देते तो उसका वॉल्यूम जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो जो आइस होती है वो जब आप रबर में रखते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन भी एक चीज़ है, ठीक है। अब जो स्टील या जो भी मेटल है उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाँ फ्लेक्सिबिलिटी शायद ना हो, तो दैट कुड बी द रीज़न। जी, और कोई क्वेश्चन? Just one last question. You stated कि reactions do not happen because जो molecules हैं they need stability, इसलिए नहीं reaction होती। तो फिर reactions nature में क्यों होती? What's the reason then? उसकी रीज़न जो मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज़ एंट्रोपी। ये इस यूनिवर्स के लॉज हैं, ये इसके उसूल हैं कि यूनिवर्स इस तरह बनी है कि हर एक प्रोसेस जो है वो इंक्रीज इन एंट्रोपी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई देयर इज एन एंट्रोपी। नाउ ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिज़िक्स वाले इसको ज़्यादा देख सकते हैं, और आज तक मुझे नहीं पता चला कि व्हाई डू वी हैव एंट्रोपी इन दिस यूनिवर्स। अगर एंट्रोपी ना होती तो क्या होता। यही वजह है कि आप एक परपेचुअल मशीन जो जिसको विदाउट एनर्जी आप चला सकते, आज तक नहीं बनी। सो दिस इज़ हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, कि आपका रिएक्शन जो है वो इंक्रीज इन एंट्रोपी डायरेक्शन में होगा। So the reason for the reaction is to increase entropy. इंक्रीज इन एंट्रोपी उस डायरेक्शन में होती है। जी, मतलब आपके कहने का, I'm sorry, I'm repeating this, कि you are stating that the reason for a chemical reaction is to increase the universal entropy of the system. ये उस entropy डायरेक्शन में होगा रिएक्शन जिसमें entropy increase होगी। तो reason उनका जो है वो यही है। नॉन स्टेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। Okay. जी, Right. थैंक यू सो मच। हो गया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सिंगल प्लेट।